Hello dear students, good afternoon. Hopefully that you will listen carefully while taking the class. प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हमारी इस कक्षा का विषय रहेगा नई औद्योगिक नीति 1991, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। प्यारे बच्चों, भारत सरकार ने जुलाई 1991 के बाद से औद्योगिक नीति के तहत जो कदम उठाए, उनका उद्देश्य देश की पिछली औद्योगिक उपलब्धियों को मजबूती प्रदान करना और भारतीय उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाना था। इस नीति के अंतर्गत उद्योग की शक्ति और परिपक्वता की पहचान की गई और उसे उच्च गति के विकास के लिए प्रतिस्पर्धात्मक रूप में प्रेरित किया गया। इन कदमों में व्यापार व्यवस्थाओं के व्यापक उपयोग तथा विदेशी निवेशकर्ताओं और तकनीकी के आपूर्तिकर्ता के साथ गतिशील संबंध बनाने के जरिए घरेलू और विदेशी प्रतिस्पर्धा बढ़ाने पर जोर दिया गया। प्यारे विद्यार्थियों, वर्ष 1991 में नई औद्योगिक नीति लागू होने के बाद विभिन्न नियंत्रणों को समाप्त करने का एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया गया। ज्यादातर वस्तुओं के लिए औद्योगिक लाइसेंस लेने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। वर्तमान में सुरक्षा, सामरिक और पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील निम्न 5 उद्योग अनिवार्य लाइसेंस के तहत आते हैं। नंबर 1, अल्कोहल युक्त पेय पदार्थों का आसवन मध्यकरण। नंबर 2, तंबाकू निर्मित सिगरेट तथा विनिर्मित तंबाकू उत्पाद इत्यादि। नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस और सभी प्रकार के रक्षा उपकरण इत्यादि। नंबर 4, डिटोनेटिंग फ्यूजेस, बारूद, नाइट्रोसेल्यूलोज और DSLI सहित औद्योगिक विस्फोटक इत्यादि। नंबर 5, खास तरह के खतरनाक रसायन जैसे हाइड्रोसाइनिक अम्ल और इसके व्युत्पन्न, फासिजन एवं इसके व्युत्पन्न और आइसोसाइनेट एवं हाइड्रोकार्बन के डासोसाइनेट। उदाहरण के तौर पर मिथाइल आइसोसाइनेट इत्यादि। प्यारे विद्यार्थियों, जो उद्योग अनिवार्य लाइसेंस के दायरे में नहीं आते हैं, उन्हें औद्योगिक सहायता सचिवालय के पास औद्योगिक उद्यम ज्ञापन जमा करना होता है। लघु उद्योग क्षेत्र में खास उत्पादन के लिए उत्पादों के आरक्षण के क्षेत्रों में औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली खत्म करने के साथ ही सुधार शुरू किया गया है। आयातों पर मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाने और शुल्क दरों में कमी के साथ लघु उद्यम क्षेत्र के लिए उत्पाद आरक्षण ने एक असामान्य स्थिति पैदा कर दी है। लघु उद्यम क्षेत्र में उत्पादन के लिए एक उत्पाद के आरक्षण के साथ एक बड़ी उद्यम कंपनी के प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई थी। हालांकि इस उत्पाद को अभी भी बाहर से आयात किया जा सकता था। लघु उद्यम क्षेत्र सामग्रियों की सूची की समीक्षा इस वजह से एक सतत प्रक्रिया रही है। प्यारे विद्यार्थियों, और उन संख्याओं को 2009 में 21 तक नीचे लाया गया है। सरकार ने सूक्ष्म या माइक्रो, लघु और मंझोले उद्यम विकास अधिनियम 2006 को भी
लागू कर दिया है। इस अधिनियम में लघु उद्यमों के लिए निवेश सीमा बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दी गई है, ताकि अधिकांश औद्योगिक इकाइयों के साथ रेगुलेटरी इनपुट को कम किया जा सके। प्यारे बच्चों, सरकार के लिए लघु उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देना अभी भी एक मुख्य विषय है। लघु उद्योगों के लिए खास तौर पर आरक्षित वस्तुओं के उत्पादन में लगे लघु उद्योग उपक्रमों से अलग औद्योगिक उपक्रमों के लिए औद्योगिक लाइसेंस हासिल करना जरूरी होता है तथा उन्हें अपने सालाना उत्पाद के 50% का निर्यात दायित्व का पालन करना होता है। हालांकि लाइसेंस प्राप्त करने की ये शर्तें उन औद्योगिक उपक्रमों पर लागू नहीं होती हैं जो 100% निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र और विशेष आर्थिक क्षेत्र योजनाओं के तहत संचालित होते हैं। इस प्रकार से ये लघु उद्योगों के संरक्षण और औद्योगिक क्षेत्र की आम प्रतिस्पर्धा के दोहरे लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। घरेलू उद्योग के उदारीकरण की नीति को जारी रखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या भी कम कर दी गई है। वर्तमान में सिर्फ 2 क्षेत्र ही हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं। ये क्षेत्र हैं परमाणु ऊर्जा और रेल यातायात। प्यारे विद्यार्थियों, MRTP फर्में वे फर्में थी जिनकी परिसंपत्ति एक निश्चित सीमा से अधिक थी एवं जिन्हें सरकारी अनुमति के पश्चात सुनिश्चित क्षेत्रों में प्रवेश का अधिकार था। नई औद्योगिक नीति ने इन सभी अड़चनों को दूर करने एवं फर्मों के विकास को ध्यान में रखकर MRTP फर्मों के लिए परिसंपत्ति की उच्च सीमा को हटा दिया। साथ ही MRTP अधिनियम में भी परिवर्तन किया गया ताकि इन फर्मों को गैर लाइसेंस क्षेत्र में निवेश के लिए सरकारी अनुमोदन प्राप्त ना करना पड़े। प्यारे विद्यार्थियों, नई औद्योगिक नीति से पूर्व भारत में विदेशी निवेश या नई तकनीक को भारत में लाने से पूर्व भारत सरकार की अनुमति अनिवार्य थी। सरकारी हस्तक्षेप एवं अनुमति प्रक्रिया व्यापारिक निर्णयों में अवांछित विलंब पैदा कर रही थी। नई औद्योगिक नीति में उच्च तकनीक एवं उच्च निवेश से संबद्ध प्राथमिकता वाले उद्योगों की सूची बनाई गई, जिसमें 51% तक के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की स्वतः अनुमति दी गई। नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में उद्योगों की स्थापना से पूर्व केंद्र सरकार की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है, परंतु ये अनुमति गैर लाइसेंस क्षेत्र के उद्योगों पर ही लागू थी। प्यारे विद्यार्थियों, नई औद्योगिक नीति में परिवर्तनीयता की शर्त को समाप्त कर दिया गया है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अनुमोदनों पर तत्काल अमल करने, विदेशी निवेशकों को आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने, परिचालन संबंधी समस्याओं तथा निवेशकों की समस्याओं को हल करने के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों से संपर्क करने हेतु वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग में विदेशी निवेश कार्यान्वयन प्राधिकरण की स्थापना की गई है। औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग के अंतर्गत औद्योगिक सहायता सचिवालय प्राधिकरण के सचिवालय के रूप में काम करता है।
प्यारे विद्यार्थियों, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की योजनाओं के विषय में 1997 में सरकार ने पहली बार दिशा निर्देश जारी किए। इन दिशा निर्देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारित किए गए। इन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के क्षेत्र अनुसार अधिकतम सीमा निश्चित की गई थी। प्राथमिकता क्षेत्रों में आधारिक संरचना, निर्यात संभावना वाले क्षेत्र, उच्च रोजगार संभावना वाले क्षेत्र, सामाजिक उद्देश्यों से जुड़े क्षेत्र, ऐसी योजनाएं जो नई प्रौद्योगिकी एवं पूंजी लाने में सहायक हों, और कृषि से संबद्ध क्षेत्र शामिल हैं। प्यारे बच्चों, हमारे यूनिट 3 यहीं समाप्त होता है। होमवर्क के तौर पे मैं आप सभी को एक प्रश्न दे रहा हूं। व्हाट डू यू मीन बाई न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991? नई औद्योगिक नीति 1991 के बारे में आप क्या समझते हैं? एक्सप्लेन इन ब्रीफ। थैंक्स। स्टे एट होम।